जब बात होती है नए साल की, क्या पता मैं बदल जाऊं फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, और ये 26 कैसा होने वाला है कि 26 जो है सबकी झोलियां भरने वाला है। किन किन राशियों के लिए जो 2026 है ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए 2026 उनको चमकाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक है लियो यानी कि सिंह राशि, दूसरा आपकी आ जाती है मकर राशि, तीसरी आपकी तुला राशि। पॉलिटिशियन, इस साल आप बहुत ईमानदारी से मेहनत कर जाओ। आपने जो अपने लिए सोचा है ना वो आपको 2026 दे के जाएगा। Where we are sitting imperial residence या रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लोगों का कैसा रहेगा? रियल एस्टेट इसमें बूम आता दिखाई दे रहा है इस साल 2026। अगर किसी के पास भी गुंजाइश है तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। There are lots of people जो हर साल सोचते हैं क्या ये साल हमें हमारा सपनों का घर दे करके जाएगा। क्या लग रहा है कितना कारगर हो जाएगा 2026 उन लोगों के लिए? उनके गाइडिंग एंजल बन करके आप क्या टिप्स देना चाहिए? सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि, अगर वो अपना नया घर देखना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो इनके लिए, इन राशियों के लिए बहुत ज्यादा प्रबल संभावना। जो अंडर कंस्ट्रक्टेड साइट होती है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। क्या घरों में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए? जब बात होती है नव वर्ष की तो साल ही सिर्फ नया नहीं होता है, बल्कि नया होता है ग्रहों का फेर, नई होती है ऊर्जा, और उन सारी चीजों से भी ज्यादा जो नया होता है वो होता है खुद से उम्मीदें, खुद से लगी हुई वो आशाएं जिनको पूरा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वास्तुकास्ट, इंपीरियल रेजिडेंसिया प्रेजेंट्स वास्तुकास्ट विद आरजे प्रतीक। एंड मेरे साथ में आज जो एक्सपर्ट हैं इनसे हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है, और रिश्ता न सिर्फ हमारा इनका एक होस्ट और एक एक्सपर्ट का है, बल्कि एक रिश्ता बिल्कुल जैसा आई ऑलवेज फील अ फादर फिगर इन हिम एंड ऑलवेज अ एंजल एंड अ गाइड फॉर हिम। वेलकम टू आपके बच्चे के शो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है वास्तुकास्ट में। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, और जितने भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं उन सबको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहें, तरक्की करें, जिंदगी में खूब खुशियां मिले। जब बात होती है नए साल की तो इंसान, क्योंकि हर साल उसको लगता है जैसे जैसे कैलेंडर बदलेगा, क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए, क्या पता मैं बदल जाऊं। फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। तो 2026 की अगर बात करी जाए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के साथ साथ एक अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, क्या लगता है आपको 2026 के लिए कैसी प्रेडिक्शंस है और ये 26 कैसा होने वाला है? अगर आप एक इन जनरल बात कर रहे हैं तो मेरे को तो लगता है कि ये 26 जो है सबकी झोलियां भरने वाला है। ओके। क्योंकि ये सूर्य का साल है और सूर्य का काम ही चमकना है। ठीक है, तो आप तो चमकोगे ही क्योंकि वो आपको चमकाने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि क्या जो 800 करोड़ लोग हैं इस धरती पे सभी के सभी चमकेंगे, या अगर हम केवल इंडिया की भी बात कर ले 140 करोड़ हैं तो क्या 140 करोड़ चमकेंगे? अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपके कर्मास। ओके। आप अगर सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, और जिसे कहें कि जो हमारा सनातन वे है उस तरीके से अगर अपने कर्मों को करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपकी तरक्की ना और आप चमके नहीं। तो 2026 अमेजिंग ईयर होने वाला है। खासकर मैं अगर अपने को देखता हूँ, क्योंकि शुरुआत तो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर मैं अपने को देखता हूँ, यस, आज मैं जहां पर हूँ दिसंबर तक वहां पे बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग जी, क्योंकि जो जर्नी है मेरी बहुत ही एकदम वो भी शाश्वत कह लीजिए। कभी भी आपने मेरे पॉडकास्ट पे या मेरे जितने भी रील्स आती हैं उसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई गई, मैंने आज तक कोई नहीं बताई जो मैंने अपनाई ना हो। सही बात है। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि जो मेरे को गाइडेंस मेरे गुरुओं से मिली वो मैं आगे लोगों को दे रहा हूँ, और उनका ये 2026 उनको चमकाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बस आप सही डायरेक्शन में काम करते जाइए। तो आमतौर पे मतलब हम टेलीविजन वगैरह जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग, कोई कह रहा होता है कि ये अच्छा होने वाला है, सेम दूसरे चैनल पे किसी और राशि के लिए कुछ बताया जा रहा होता है। बट अगर हम
जो ज़ोडिएक साइंस या सनशाइन्स जो हमारे होते हैं, जी। इस पर अगर हम थोड़ा जाए तो किन किन राशियों के लिए जो 2026 है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा? कुछ ऐसा आपने अभी तक अध्ययन इस पे किया हो या निकाला हो? नहीं है, ऐसा है, कुछ राशियों के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिवली ओके ना, हम पॉजिटिव की बात करेंगे। देखिए, नेगेटिव तो आ ही जाता है, अगर आना होता है तो उसकी हम अभी चर्चा करें तो नहीं अच्छा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम से उत्साह भी आना चाहिए। सही बात है। और पॉजिटिव, जैसे पहले हमने कहा कि पॉजिटिविटी होने के ज्यादा चांसेस जी। अब अगर हम पर्टिकुलर कुछ ज़ोडिएक साइन की बात करें, राशियों की बात करें, तो 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड उनकी लीडरशिप, उनकी अगर एस्पेक्ट कोई है उसमें आगे बढ़ना चाह रहे वो उनकी, या घर भी अगर वो देखना चाह रहे, तो इन 3 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा जाता दिखाई दे रहा है 2026। कौन कौन सी राशियां? एक है लियो यानी कि सिंह राशि, ओके, ठीक है। दूसरा आपकी आ जाती है मकर राशि, ओके, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तीसरी आपकी तुला राशि, लिब्रा। ये 3 राशि ऐसी हैं जिनके लिए एकदम समझिए कि जो हमारा ये 2026 है, सब कुछ प्लेटर में लेके बैठा हुआ है। और जिस तरीके से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, हम कोई प्लेटर ऑर्डर करते हैं, सही बात है, तो उसमें बहुत सारे व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, तो वो 2026 उनके लिए तैयार बैठा हुआ है। पर वो प्लेटर में तो आ गया, खाना तो हमें है, उठा के हमें खाना, यानी कि एफर्ट हमें। क्या बात है। तो ये 3 राशियों के लिए तो बहुत अमेजिंग होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और जो पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है वो अगर हम कह सकते हैं एरिस, यानी कि पहली राशि जो है तो शुरुआत अच्छी होती दिखाई दे रही है, और दूसरी कुंभ राशि, एक्वेरियन, तो इनके लिए भी अच्छा है। बाकी सबके लिए सामान्य है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत होगा। अगेन, मेरा हमेशा जोर एक ही चीज पे रहता है, वो है आपके कर्मास। वाओ, वेरी नाइस। इसको एक चीज हम अगर आपका ध्यान इस तरफ मैं लाना चाह रहा हूं, अपने दर्शकों का भी, कि पूरी जो हमारी जिंदगी है ना, ये 3 हिस्सों से आप कह सकते हो गवर्न होती है। पहला 33% अगर हम मान ले, टोटल 100% ना, तो पहला 33% है जिसको हम लोग जो मानते हैं, जो आपका प्रारब्ध है, संचित कर्म है, किया हुआ है, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में इसको माना जाता है, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इट, डेफिनेटली, ठीक है। तो वो जो हम कैरी कर रहे हैं वो, अब उसको आप नहीं बदल सकते। सही बात है। उसको तो ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते, राइट। तो वो आपने अच्छे किए या कम अच्छे किए, उसका रिजल्ट आपको इस लाइफ में मिलना ही मिलना है। दूसरा 33% आ जाता है आपका वास्तु। वास्तु पूरा का पूरा आपके हाथ में है। सही बात। अब वो वास्तु चाहे आपका घर का हो, है ना, फ्लैट का हो, फैक्ट्री का हो, या जैसे ये इतना बड़ा प्रतिष्ठान है यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसका हो, ये वास्तु चाहे जहां पर भी हो, जहां पर आपकी 4 दीवारी बन गई या जमीन पे आपने कुछ करना शुरू कर दिया, वास्तु का नियम लगने शुरू हो गए। सही बात, खासकर जब 4 दीवारी बन गई। सही बात है। तो वास्तु आपके हाथ में है, उसको ठीक करना ना करना, उसको वैसे ही चलते देना, तो 33% है। अब बाकी का 33% है आपका जो मैन काइंड लक कह सकते हो, जिसको आपका आज का कर्मा, सही बात है, प्रेजेंट कर्मा। तो आपके हाथ में कितना हो गया प्रतीक जी? 66%, यानी कि यू कैन चेंज योर लाइफ। फर्स्ट डिवीजन तो आई जाएगी। अरे और अगर आप अपना 60% भी सही कर लेते हैं, अमेजिंग ग्रोथ होगी आपकी, अमेजिंग ग्रोथ। वाओ, वेरी नाइस, है ना। तो इस तरीके से हमें अगर अपनी चीजों को देखने लगे, तो कोई भी प्लेनेट, जैसे अगर हमने अभी बात की कि इन प्लैनेट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट उम्मीद है, पर उसके साथ मैंने क्या राइडर लगा दिया, अगर वो काम करेंगे तो जिनका हमने कहा कि इनका उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर उनका अच्छा कैसे हो जाएगा, ये बाकी का 66% उनके हाथ में, वो कर ले, वो शाइन करने लग जाएंगे। नाइस, वेरी नाइस। सो जैसे, क्योंकि मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, हमारा आपका एक रेडियो का भी साथ रहा है, एंड लास्ट ईयर यू टोल्ड मी ऑन रेडियो दैट कि इस साल यू टॉक्ड अबाउट लाइक कि सोना जो है ना, वो थोड़ा सा उछाल मारेगा, चीजें करेगा, मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं, एंड इट हैपेंड, लाइक गोल्ड वाज अ थिंग इन 2025, ऑलवेज ट्रेंडिंग, लाख के पार गया, चीजें हुई, सारी चीजें। ऐसे ही अगर 2026 के कुछ हम एरियाज की बात करें, और खासतौर से जो रियल स्टेट
एरिया है वास्तु, क्योंकि रियल एस्टेट से साफ साफ मिला हुआ है, और आज के समय में धरती और सोना ये दोनों के लिए कहा जाता है कि भाई ये जिनके पास में है वो सही मायनों में अपने घर को भी समृद्ध करते हैं और जोड़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है 2026 में कैसा जाने वाला है, सिंस वेयर वी आर सिटिंग इंपीरियल रेजिडेंस, या दे हैव स्टार्टेड डूइंग लाइक अपना जो पूरा कंस्ट्रक्शन एंड इसके अलावा भी इनकी जितनी भी चीजें चलती हैं गंधर्व इंफ्रा की वो चल रही हैं। एंड पैन अगर हम उसकी बात करें, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लोगों का कैसा रहेगा इस साल? देखिए, जैसे आपने पहले ही कह दिया कि दो ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका गोल्ड, राइट, दूसरा आपका रियल एस्टेट में। गोल्ड का एडवांटेज क्या रहता है, आपको छोटी क्वांटिटी में बड़ा अमाउंट आप लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में थोड़ा सा आपका साइज बड़ा हो जाता है। 2026 जिस तरीके से हमने बात की शुरू में कि बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाला है, प्रॉस्पेरिटी लाने वाला है, तो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी इन दो चीजों से आने वाली है, डेफिनेटली, राइट। तो रियल एस्टेट इसमें बूम आता दिखाई दे रहा है इस साल 2026। तो अगर किसी के पास भी गुंजाइश है, ठीक है, तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, करे इन्वेस्ट, ठीक है। और इन्वेस्ट करने का मतलब देखो इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेडिंग नहीं होता है। अजय, वो थोड़ा सा उसको रुके, बहुत जल्दी उसको वो रिजल्ट मिलेंगे, उसमें वो ग्रोथ मिलेगी शायद जितना उन्होंने उम्मीद नहीं की हो, क्योंकि 2026 इसी काम के लिए बैठा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो 2026 आपने बताया है कि एक तो सूर्य गवर्न कर रहा है, राजा, तो जो लोग वाइजली डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के, वेदर इट इज रियल एस्टेट, तो राजा बना देगा, राजा उनको राजा बनाएगा। एक और जो फील्ड बच रही है जिसको आपने नहीं छुआ, हाँ, और वो भी बताना चाहेंगे, वो है पॉलिटिक्स। ओके, ठीक है। अब पॉलिटिक्स ऐसी चीज हो गई है, इसको राजा बनते टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। अगेन मैं एक चीज हर बार जोड़ता रहूंगा उसमें, दैट इज प्रॉपर कर्म, ठीक है। जो पॉलिटिशियन जो हमारे प्रोग्राम सुन रहा है, मैं उसको रिपीटेडली बोलना चाहूंगा, इस साल आप बहुत ईमानदारी से मेहनत कर जाओ। आपने जो अपने लिए सोचा है ना, वो आपको 2026 दे के जाएगा। क्या बात है। और जो जैसे अगर हम यूपी की बात करें, 2027 के यहाँ इलेक्शंस, राइट, तो बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे, तो सब तो नहीं जीतेंगे ना। अब उसमें अगर वो वास्तु को साथ में ले आए, ठीक है। अब वास्तु को कैसे लाएंगे, या तो भाई किसी भी क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट से बात करें कि वो जो उनका स्पेस है उसको वास्तु अलाइन कर देंगे उनके एस्पेक्ट के हिसाब से, उनको वो जो राजा बनने के एक राह पे चल रहे हैं, प्लस जो वो कर्म कर रहे हैं, करते रहे। देखिए कि मैं अपना कह सकता हूँ, दूसरे का तो नहीं, पर अगर मैं कह रहा हूं तो मेरे जैसे जो भी क्वालिफाइड वास्तु वाले वो ये काम करा सकते हैं। आपका कम से कम 25 to 30% रिजल्ट चेंज हो जाएगा इतना करने से। क्या बात है, क्योंकि ये 25 to 30% मीन्स एकदम टेबल चेंज। वाओ, लवली। तो कुल मिलाकर के जैसे 2026 में हम बात भी कर रहे हैं और हमारा थीम भी है न्यू बिगिनिंग्स। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो हर साल सोचते हैं क्या ये साल हमें हमारा सपनों का घर दे करके जाएगा। एज वी टॉक अबाउट वास्तु ऑल्सो, और क्या वास्तु के अकॉर्डिंग इस साल 2026 जो लोग अपना ये सपना देख रहे हैं कि भाई 2026 में अपना एक घर हो जाए, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो घर हो जाए, ठीक है, तो कितना क्या लग रहा है, कितना कारगर हो जाएगा 2026 उन लोगों के लिए, और उनका क्या आप उनके गाइडिंग एंजल बनकर के आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि हम लोगों ने ना शुरू में भी बात की कि ये साल किन किन राशियों के लिए अच्छा होने वाला है, और वो उनको ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी देता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो हमने 3 राशियों की बात की, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि, जी, ठीक है। इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि अगर वो अपना नया घर देखना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, या शुरुआत कर रहे हैं, जी, जैसे मान लो कि कोई यहाँ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पर करीब 2 साल बाद उनको मिलेगा, पर एक शुरुआत 2026 में हो जाएगी, हो सकती है। बिल्कुल। तो इनके लिए, इन राशियों के लिए बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। अब अगर टिप्स की हम लोग बात करें तो उसमें जो उनको मेन ध्यान देना है, ठीक है,
जो अंडर कंस्ट्रक्टेड साइट होती हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मान लो कि उनको 10वें माले पे उनको फ्लैट मिल रहा है और अभी 3 ही माले बने हैं, वो देख भी नहीं पा रहे कि बना कैसे है। तो अगेन किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले ले, ठीक है। अगर कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिसको वो ध्यान में रख के, चाहे वो नया फ्लैट ले रहे हो या अपना घर बना रहे हो, उन चीजों को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो हर घर क्या है कि एक हमारा एक सपना ही होता है। अधिकतर 99.9% लोगों का एक घर बनता है। सही बात है, राइट। एक घर, एक शादी, एक नौकरी, ये अधिकतर के साथ होता है। तो वो जो जिसे इसलिए ड्रीम हाउस भी बोला गया। एग्जैक्टली। तो वो ड्रीम हाउस उनका वास्तव में एक अच्छा घर है ना, और वो उनकी खुशियों का एक आशियाना बन सकता है अगर वो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसको एज ए लेमैन भी अगर वो ध्यान दे, तो प्रॉब्लम्स को काफी हद तक वहीं पर ही दरवाजे पे ही वो बाय बाय बोल देंगे कि भाई मेरे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब वो चीजें क्या क्या देखनी है, देखिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। हर एक के मोबाइल में आजकल कंपास जरूर होता है, नहीं होता तो डाउनलोड कर लो। सही बात है। ठीक है। सबसे पहले तो उसकी एंट्री चेक करो कि जो आपको एंट्री मिल रही है वो क्या डिग्री की है। अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है। पर ऐसी चीज जो मेरे को नुकसान ना दे वो तो देखी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो 180 डिग्री से 220 डिग्री इसके बीच में एंट्री ना हो तो अच्छा है। ओके। बाकी एंट्रीज मैनेजेबल है। ठीक है। कुछ तो बहुत ही अच्छी होती हैं जिसे हम ऑस्पिशियस एंट्री बोलते हैं, वो सुख समृद्धि का कारक ही होती है अगर वो एंट्री मिल जाती है। तो वो कौन सी एंट्रीज होती हैं? उसको ले मैन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैं समझाने की फिर भी अगर एंगल्स के उसमें हम जाएं, नहीं मैं उसको एक तरीका बता देता हूं। हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमने मान लो कि आप कहते हो हमारा ईस्ट फेसिंग है, तो आपने क्या किया, जो ईस्ट फेसिंग है उधर को आपने जो ईस्ट की लाइन है वो डाली, उसको 8 हिस्सों में बांट लिया। ठीक है। पहले 2 हिस्से छोड़ दिए, तीसरा और चौथा हिस्सा ऑस्पिशियस एंट्री है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ऑस्पिशियस नहीं है। मोटा मोटा थंब रूल। अब ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों के लिए लागू होता है। ठीक है। बट जो मैंने आपको 180 डिग्री से 220 डिग्री का बताया, ये एंट्री थोड़ी सी इसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मॉनेटरी लॉसेस हो जाते हैं इसमें कई बार। अच्छा खासा चलता हुआ काम भी रुक सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसका सोल्यूशन किया जाएगा, और अगर आप नया ले रहे तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो ये ध्यान रखें जब आप नया घर ले रहे हैं या नया बनवा रहे हैं। ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि वहां का कोई भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में ना हो। बाकी सब चीजें मैनेजेबल है। ठीक है। ये मेन चीज है। ये बहुत मेन चीज है। इसको कोई भी नया घर लेते समय, बनाते समय इन 2 चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को वो वहीं रोक देते हैं। ये है। आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, और आमतौर पे वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट फॉर टेम्पल, अगर घर के अंदर मंदिर हो रहा है। अच्छा, घरों के अंदर जो लोग जैसे अपने यहाँ मंदिर रखते हैं या ध्यान के लिए वो जगह जो बनाते हैं, एक चीज बोली जाती है कि यू शुड नॉट पुट सो मेनी आइडल्स इन योर मंदिर। तो ये कितना हद तक ये सही है, इस पे क्या बोलेंगे? 100% सही है। सही है। 100% सही है। सही बात है कि नॉर्थ ईस्ट का स्थान जो है वो मंदिर के लिए बोला गया है। उसका कारण क्या है कि ये आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड का होता है। तो आप जितनी क्लैरिटी से अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे, आप में उतनी पावर बढ़ेगी। ओके। वो क्लैरिटी का जरूरत है, जितना क्लियर होगा। इसलिए बोला जाता है कि अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसे साफ सुथरा एकदम चमका के रखो। ओके। वहां पर कुछ भी गंदगी ना हो, स्टोर ना हो, कुछ भी चीज वहां पर होनी ही नहीं चाहिए। तो जितना साफ रखोगे उतना आपका सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। ओके। तो जो आप शांत भी रहोगे, तो जब आप शांत रहोगे तो अपने हायर सेल्फ से जुड़ना आपके लिए इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। ठीक है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि जो वहां पर ज्यादा आइडियल नहीं होने चाहिए, जितने ज्यादा आइडियल होंगे उतने ज्यादा आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है। उसकी थ्योरीज अलग अलग है।
ठीक है। एक बड़ी सिंपल थ्योरी का अगर उसको समझाने की कोशिश करें, मान लो कि आपके जहाँ पर आप रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर दरवाजे पे कोई भिखारी आके बैठ गया, ठीक है। अब वो भिखारी वहीं पर ही बैठा हुआ है, आपके दरवाजे पे ही बैठा हुआ है। आपने उसको एक दिन इग्नोर कर दिया, 2 दिन इग्नोर कर दिया, आपसे रहा नहीं जाएगा। यार 2 दिन से यहीं बैठा है, आप उसको दे दोगे, ठीक है। अब अगर वही भिखारी मोहल्ले में हर घर में जा रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा? अरे यार उसने तो दे ही दिया होगा ना, इसको ज्यादा क्या देना, ज्यादा क्या करेगा क्या ये। हाँ, सेम थ्योरी लगती है। ओके, ठीक है। तो ज्यादा आइडल होने से आपका जो सोचने समझने का है वो भी बड़ा डिस्टर्ब सा रहता है, आप फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। ओके, ठीक है। आप एक नाम जपिए, और बहुत ज्यादा मन है, जैसे हम लोगों का अलग अलग जो हमारे त्योहार आते हैं उसमें हम अलग अलग पूजन भी करते हैं, वो पूजन विधि अलग अलग है, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर अगर मंदिर में मूर्तियां रखने की या फोटो रखने की है, मिनिमम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक मंदिर में गए, वहां से किसी ने दिया ला के अपने मंदिर में रख दिया, फिर कहीं दर्शन करने गए, फिर किसी ने दिया ला के वहां रख दिया, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ओके, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी है कि क्या घरों में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं, पर क्या है कि उसकी जो सैनिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। ओके, उसके जो नियम है वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। हम लगाव में, भाव में, है ना, ले आते हैं, पर शिवलिंग को स्थापित करना एक अलग तरीके से स्थापित होता है। उसको आप ऐसे ही लाके नहीं रख सकते, उसकी पूजन विधि आपको डेली ही करनी है, वो अवॉइड नहीं हो सकती है ना। तो आमतौर पे खासकर ग्रस्त जो होते हैं उनको ना करें तो ज्यादा अच्छा है। पर अगर वो इतना अपने को, जैसे हमारे सोसाइटी में ही एक परिवार है, उन्होंने बाबा को रखा हुआ है, ओके, ठीक है, पर हम देखते हैं कि वो 3 बजे उठ के बाबा को स्नान कराना, तब उनका वस्त्र चेंज करना, जो करते हैं, सालों से उनका रिचुअल है। और नॉर्मली वो बाहर खाना नहीं खाते कि सब नहीं, बाबा को भोग लगा के ही खाएंगे। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, वरना ऐसे नहीं, सही बात है। एनर्जीज को लाना और उनको फिर संभाल के रखना। बहुत हाई एनर्जी होती है। और जो आपने शिवलिंग की बात की, आई थिंक हनुमान जी और शिवलिंग, ये 2 ऐसी हाईएस्ट एनर्जी है जिसको मतलब झेल पाना भी एक साधारण मनुष्य की बात नहीं होती है, नहीं होता। तो उसका हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हम उनको लेके आ रहे हैं तो उनका जो विधि विधान है उसके हिसाब से लेके आए, अदरवाइज नहीं। अकॉर्डिंग टू वास्तु, अगर एक लिस्ट बनाई जाए 2026 में कि भाई हमें हमारे घर में ये चीजें होनी चाहिए, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से, मैं बात कर रहा हूँ उन छोटे छोटे से आइटम्स जैसे लोग अपने घर में लेकर के आते हैं, कुछ फाउंटेन्स रखते हैं, कुछ हॉर्स रखते हैं ला करके, पेंटिंग्स रखते हैं, तो घर में किस तरीके की कौन सी 4-5 ऐसी चीजें जो हैं जो इस साल की शुरुआत में ही व्यक्ति ला करके रखे तो उसको अपने वर्ष पर्यंत असर पड़ेगा? तो रवि सरदाना जी क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, हमने बात की और मेरे ख्याल इतना ज्यादा सबको पता ही चली गया है कि ये सूर्य का साल है। सूर्य का साल है, तो सूर्य जब आपको चमकाने के लिए इस साल पूरी तैयारी के साथ है, तो आप चमको, तो उनके आशीर्वाद आपको डायरेक्ट मिलता रहे, उसके लिए आपको एक सूर्य देवता की जो ब्रास की, ठीक है, एक जो गोल के उसमें मिल जाते हैं ब्रास सूर्य देवता, वो ले आइए, उसको अपने घर के ईस्ट में वहां पर लगाइए। और उसमें भी लगाने का है कि 7 फीट की हाइट पे लगाना है। ओके, ठीक है। उसका भी रीजन है, 7 फीट की हाइट पे भी सूर्य देवता ऊपर है ना, आप अब उनको यूं तो नहीं देखोगे, यूं देखेंगे, यूं देखेंगे। तो जो ऊपर है आप ऊपर करके ही देखोगे तो वो आपको ऊपर उठाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। ठीक है। तो एक तो सूर्य जो ब्रास के हैं वो आप वहां पर ईस्ट में जरूर लगाएं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि हर किसी को पैसे की जरूरत होती है। पैसा एक ऐसी एनर्जी है जो आपके अधिकतर काम सफल करती है। ठीक है, ठीक है। बिना पैसे के हमारा कोई भी काम हो ऐसा संभव नहीं है, पैसा चाहिए। हम किसी की सहायता करना चाहते हैं, हमारा कोई मेडिकल इश्यू है, पढ़ाई का इश्यू है, ग्रोथ है, कुछ भी लेना चाह रहे हैं,
तो आपको पैसा तो चाहिए। पैसा आपको कहाँ से मिलता है? साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट से, ठीक है। तो एक तो ये देखिए कि साउथ ईस्ट में आपका कुछ भी आपका कटा हुआ ना हो, जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं उसमें अधिकतर वो कई जगह वो कट सा जाता है। ओके, तो वो कटा हुआ ना हो, कटा हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, वहां पर पानी का रिसाव ना हो। अग्निकोण हो गया, वहां पर पानी आएगा तो वो पानी उसको अग्नि को शांत करता जाएगा, यानी कि पैसा डायरेक्ट कैश आपका कैश लॉस होगा। ठीक है। और अगर फिर भी ऐसा हो गया है कि आपका वहां पर मान लो कि किचन आपका है वहां और आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही आपका क्या आ रहा है? सिंक वगैरह। तो क्या करिए कि एक रेड कलर का ट्रायंगल बना दीजिए। ओके, रेड पेपर आता है, ठीक है, उसका एक ट्रायंगल बना के साउथ ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट पे उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो दो चीजें ये हो गई। ठीक है। अब अगर मेरे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो मेरे पास साधन आने चाहिए, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। मेरा अपना शोरूम है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, अपॉर्चुनिटी तो मेरे को। सही बात है। उसके लिए आपका जो नॉर्थ है, वो चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका गोडाउन हो या फैक्ट्री हो, नॉर्थ को आपको देखिए कि वो मजबूत हो आपका, वहां पर कोई एंटी एलिमेंट ना हो। ओके, एंटी एलिमेंट क्या हो गया? अब नॉर्थ आपका हो गया वाटर का। ठीक है। अब वाटर को अगेन क्या खत्म करेगा? फायर करने वाली फायर। तो वह फायर से रिलेटेड कोई आइटम ना किचन, वहाँ किचन ना हो, कोई रेड ऑब्जेक्ट ना हो, कोई चाकू छुरी टाइप की कैंची वहां पर ना रखी हो। ठीक है। इवन अगर वहां पर आपका ड्राइंग रूम बना हुआ है तो जो सोफा वगैरह है वो रेड ना हो, अगर है तो वहां पर उसके ऊपर ब्लू कवर हो, उस पे ब्लू कवर डालता तो वो हो जाएगा। ये तो है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। प्लस एनहेंस करने के लिए जैसे डॉक्टर में क्या करते हैं, दवाई के साथ साथ टॉनिक भी देते हैं, बूस्टर, है ना। तो उसके लिए आपने जैसे आपने आप ही बोल दिया था, एक तो वाटर फाउंटेन आप वहां पर रख सकते हैं। यस, ठीक है। ठीक है। दूसरा आप क्या, वाटर फाउंटेन प्लस ग्रीन या ब्लू वास में एकदम रंगीन फूल। ओके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ताजे फूल रखिए। ओके। और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, अच्छे क्वालिटी के जो आर्टिफिशियल होते हैं वो भी काम बहुत अच्छा करते हैं। या एक्वेरियम वगैरह रख सकते हैं। एक्वेरियम देखिए, फेंगशुई में तो बहुत ज्यादा उसका बोला जाता है रखना चाहिए, पर एक्वेरियम में क्या है कि वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के आपको नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, एक्वेरियम मन करता है कि हम बड़े वाला ले, अब बड़े वाला ले लिया, ज्यादा वहां पर वाटर एलिमेंट हो गया तो आपके एलिमेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं। रखना बुराई नहीं है, पर कहाँ रखना है, कितने बड़े तक हो जाएगा, प्लस उसमें कौन कौन सी फिश रख सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में जगह है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आपके एलिमेंट नहीं हो रहे, तो आप क्या कह सकते हैं कि गोल्ड फिश आती है, वो रख सकते हैं। 8 गोल्डन 1 ब्लैक। ओके, इसको रखिए, आप देखिए प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके। और अगर, क्योंकि फिश की भी एक लाइफ होती है, अगर उसमें से कोई फिश जा रही है तो रिप्लेस कर दीजिए। नहीं, ओके। 8 और 1 को बना के रखिए। नंबर शुड बी देयर। यस। तो ये कुछ चीजें अगर लाएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, आपने अपना कैश फ्लो को कंट्रोल कर लिया, आपने अपना जो है चमकने का साधन बना लिया। ठीक है। कनेक्शन के लिए, क्योंकि ईस्ट आपका कनेक्शन का होता है, और जैसे हमने पहले बात की थी, ये पॉलिटिकल पर्सन के लिए बहुत अच्छा साल है। पॉलिटिकल पर्सन मींस कनेक्शंस। ओके, ठीक है। तो वो अगर ये कर देते, उनको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। एक प्रश्न और पूछेंगे। आमतौर पे आई वाज रीडिंग इन अ बुक कि जो डॉग्स होते हैं जी, वो हमारे क्षेत्रपाल के तौर पे उनको लिया जाता है। भैरव की सवारी भी बोलते हैं कि चौराहे पे रहती है, और कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ ऐसे भी हम लोगों ने भी किताबों में पढ़ा है कि कुत्ता व्यक्ति पालता था घर की रखवाली के लिए, तो रखवाली करने के लिए एज अ गार्ड, तो गार्ड जो रहता है वो तो बाहर रहता है। लेकिन आज के समय में भी हो सकता है बहुत सारे पशु प्रेमी मुझे ट्रोल करें इस बात पे, बट फिर भी हमने देखा है जो डॉग्स हैं वो घर के बाहर से ज्यादा घर के बिस्तरों पे पहुंच चुके हैं। जानवरों की एंट्री अंदर तक हो गई है। इवन आई सी समटाइम्स तो लोग पूजा पाठ के मंदिरों तक में उनको अंदर रख देते हैं। और बहुत ईमानदारी से मैं चाहता हूं कि मतलब आप इसका एक आंसर शास्त्रीय उसमें, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, क्या है, क्या लिमिटेशंस है, क्या इनकी कोई लिमिटेशंस है, या इनको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, या इनकी भी एनर्जी से हमारा जीवन प्रभावित होता है? सच में हम इमोशनली आवेग में आकर के
उनसे एक रिश्ता बना लेते हैं और फिर वो रिश्ता या अटैचमेंट तो वैसे भी खराब माना गया है हमारे यहाँ, चाहे कि इंसान का इंसान से हो, चाहे इंसान का जानवर से हो, या किसी भी वस्तु से हो। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अगर इसको दो एंगल से हम लोग देख सकते हैं। एक है कि आपने शौकिया रखा, ठीक है। दूसरा, हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी रखा, ठीक है। पर मेरी एक सलाह ये है कि हम मान लो कि वाहन भी ला रहे हैं, तो क्या हम पंडितों से सलाह नहीं करते हैं कि साहब शुभ मुहूर्त बता दीजिए, शादी करते शुभ मुहूर्त बता दीजिए, ठीक है। घर बनाते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, नींव पूजन करते हैं, सब चीजें होती हैं। आप अगर एक जीव को अपने घर ला रहे हैं, आपका प्रेम है, बहुत अच्छी बात है। आपके कारण किसी जीव को रहने का छत मिल रही है, खाने को भोजन मिल रहा है, गुड। पर अगर इस एंगल को आप चेक करा लेते हैं कि आपके प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से वो आपके लिए उचित है कि नहीं रखना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि साहब इनसे हम लोगों को अटैचमेंट हो जाता है, सही बहुत बात है। ज्यादा, हम लोग बहुत ज्यादा, और फिर वो घर का एक सदस्य हो जाता है। इवन मैंने तो इतना भी सुना है, क्योंकि मेरी डॉटर के यहाँ भी है, कि ये लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा समय इनको छोड़ के चले जाते हैं। दे बिहेव लाइक चाइल्ड, डेफिनेटली, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी उतनी केयर कर सके। अगर आपका बूता है, उतनी केयर करना कोई बुराई नहीं है, ठीक है, रखिए। पर वो जो एक हमारा सनातन पद्धति है ना, ऑफ कोर्स घर का सदस्य जरूर बन गया है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो पूजा का एरिया है, वहां पर अगर उनकी एंट्री ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा, ठीक है। एनर्जी उनकी अपनी है, सोल वो भी है, बिल्कुल एनर्जी उनकी अपनी है, पर हमारे शास्त्रों में इसके लिए उनका निषेध बोला गया है, निषेध बोला गया। तो रखना मेरे हिसाब से कहीं बुराई नहीं है, अगर प्रॉपर गाइडेंस लेके रखते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग भी एडवाइस करते हैं कि आप पेट को अगर पॉसिबल है तो ले आइए, और कई बार बोलते हैं कि आपको एडवाइस नहीं दी जाती है। हम उस डीप में अभी नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे कि किस किस को करना है, किस किस को नहीं। पर यस, अगर हम ऐसा पूछ के करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है ना, हमारे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए अच्छा हो जाए। क्या डॉग से कोई वास्तु दोष या ऐसा कुछ होता है? डॉग से वास्तु दोष नहीं, प्लैनेटरी पोजीशन पे आपकी असर आती है। वास्तु से उसका कहीं कोई लिंक नहीं है, वास्तु से लिंक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उस बात को मैंने वहां इसलिए रोक दिया, क्योंकि वो फिर आपका पूरा चार्ट देख के डिसाइड होता है कि आपके लिए उसको घर पे रखना उचित है कि नहीं है ना। इसलिए वहां पर इसलिए रोका कि वो फिर हमारा बहुत वाइड हो जाता है और हमारा टॉपिक से भी एकदम अलग हो जाएगा। फिर हर कोई अपना चार्ट देखने लग जाएगा तुरंत बैठ के, उसमें नहीं करेंगे। रखना अच्छा है, बुरा नहीं है, पर अगर आप पूछ के रख लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक हमारी एक व्यूअर है जी, उनका नाम विंध्या है और उन्होंने एक मैसेज भेजा था जी, लास्ट कॉन्वर्सेशन को देखते हुए, एंड शी आस्क्ड कि बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगे तो उनका स्टडी या उनका रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि थोड़ा सा पॉजिटिवली, या किस तरफ बैठ करके वो पढ़ाई करें, टेबल रखें। क्या इसका कोई वास्तु में है? बहुत ज्यादा है, प्लीज। बहुत ज्यादा है इसका। ये एक्चुअल में ऐसी चीज है कि जो हमारे श्रोता जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और जिनके बच्चे एजुकेशन में है, यानी कि अभी वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पहली बात तो ये देखनी है कि उनकी टेबल कहाँ रखी हुई है, ठीक है। जहां पर रखी होगी बच्चे का मन वैसा ही करेगा, ओके, ठीक है। क्योंकि वास्तु जो है एक साइंस है, ना तो कोई डकोसला है ना मिथ है, प्योर साइंस है। और वो साइंस 2+2 जैसे 4 होता है, ऐसे वास्तु सबके लिए सेम है, राइट। अब अगर ऐसी जगह पर बच्चे की टेबल रख दी गई जहां पर हर चीज आपकी डिटॉक्स होनी है या डिस्पोज होनी है, तो बच्चे का मन नहीं लगेगा। आप कितने भी घंटों उसको बिठा दो, वहां पर वो चीजें याद करेगा, याद ही नहीं होगा, भूलता रहेगा, क्योंकि वहां पर नेचर है उस जगह का, वो उसको निकालेगा ही निकालेगा। ऐसे ही कुछ जगह ऐसी है जहां पर वो बैठेगा तो उसको चीजों में क्लैरिटी ज्यादा मिलने लग जाएगी। ओके, जैसे कि हमने शुरू में बात की, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है, उसको हमने क्या बोला था,
क्लैरिटी ऑफ माइंड का वो एरिया है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल में अगर नहीं जाता तो 2 जगह ऐसी बताऊंगा जहां पर वो बैठ के पढ़ेंगे। अभी भी देखिए, अभी हमारा एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी भी हमारा प्रोग्राम देखते ही अगर वो जगह चेंज करा दे बच्चे की, अगर उनके हिसाब से लग रहा है कि वैसा परफॉर्मेंस नहीं होती दिखाई दे रही है, 2 जगह बता रहा हूं, उसको चेंज करा दें, देखिए कि उनके रिजल्ट में कितना अंतर आएगा। पहला, उनका टेबल करा दें नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट में टेबल। अब उसका जो, जिसे हम कहते हैं ना ज्ञान चक्षु खुल गए, वो हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, चीजें ज्यादा समझ आने लग जाएंगी, बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। नाइस। एक जगह। दूसरा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, दी बेस्ट फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो इन 2 में से वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में उसकी टेबल रखवा दीजिए। ठीक है, अब वहां बैठ के पढ़ेगा, अगेन उसकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, फोकस भी बढ़ रहा है, ग्रेस्पिंग पावर भी बढ़ रही है, मार्क्स कहां जाएंगे? मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर उसको अगर बैठ के पढ़ना है, अगर वो पढ़ता है तो मार्क्स चेंज होंगे। अब कई चीजें ऐसी हैं कि वो समझिए कि उसके एजुकेशन स्पेसिफिक भी हो सकती है। 1-2 बता देता हूं, पर क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी जो 12th के बच्चे हैं, या कई लोग तो 10th के बाद से तैयारी करने लग जाते हैं, जिनको मेडिकल में जाना होता है, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ेंगे। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनका मेडिकल की तरफ झुकाव ज्यादा हो जाएगा, और वहां से उनको ग्रेस्पिंग पावर मेडिकल की बढ़ जाएगी, उनके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगेन, उनका अपनी मेहनत अलग है, पर ये उनको हेल्प करेगी डेफिनेटली। कोई पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, वो ईस्ट में बैठ के पढ़े। तो इस तरीके से ये अलग अलग, पूरे घर के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर बैठ के, अब मान लो कि साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ रहा है, साउथ ईस्ट अग्नि का कौन है, हमेशा गुस्से में ही रहेगा। आपको समझ नहीं आ रहा कि बाहर तो बड़ा ठीक रहता, दोस्तों के साथ खेलता है, टीचर भी कोई शिकायत नहीं करती, यहाँ आते घर में इतना गुस्सा क्यों होने लग जाता है? क्योंकि वो अग्नि का कौन है, उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो कहां पर बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके आने वाले समय के लिए। डेफिनेटली। सुनील जी का एक मैसेज आया है, एंड ही इज सेइंग कि उनके लाइफ में उनके घर में बहुत झगड़े होते हैं उनकी पत्नी से। तो ही इज आस्किंग समथिंग, क्या पति पत्नी के झगड़े का मतलब, वो कह रहे हैं वैचारिक मतभेद बहुत होता है, और शादी के 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा होता है, कई बार तो इनका एक्सट्रीम लेवल पे होता है, एंड डिवोर्स के भी थॉट्स आते हैं। तो लाइक ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी सीरियस सिचुएशन। तो ही इज आस्किंग, क्या वास्तु का और कपल्स के रिश्ते पे कोई संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। एक्चुअल में हमारा पूरी लाइफ जो है वास्तु से गवर्न होती है। ठीक है, और लाइफ का हर चीज, हर एस्पेक्ट, वो चाहे एजुकेशन हो, रिलेशन हो, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, या फिर आपकी ग्रोथ है, मनी है, सब कुछ वास्तु से लिंक्ड है। ठीक है, अब ये जो आपका प्रश्न है कि साहब उनके आपस में झगड़े ज्यादा होते हैं, उसके 2-3 रीजन ज्यादा होंगे। पहला, हो सकता है कि जो हमने बार बार, एक हमारा जोन आता है बीच में, वो है नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है उनका स्टोर रूम, ओके, या उन्होंने वहां कूड़ा रखा हुआ हो, क्लटर ज्यादा हो, वहां पर गंदगी ज्यादा हो, वहां पर स्टेयर्स हो। ठीक है, ये सब चीजें उनका आपस में रोष पैदा करती है। या उनका जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में है, अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो वो उनमें झगड़े निश्चित रूप से डालेगा। ओके, अच्छा, ये अधिकतर जगह से पता पढ़ लेते हैं लोग कि बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ये तो पढ़ लिया, उन्होंने बेडरूम साउथ वेस्ट में भी कर लिया, पर वहां पर कुछ चीजें ऐसे कर दी जो उनके झगड़े के कारण बन जाते हैं। जैसे कि वहां पर जो कलर उन्होंने दीवारों पे किए वो बहुत डार्क कलर किए हुए, डार्क कलर साउथ वेस्ट में झगड़े के कारण बनते हैं। ठीक है, वहां पर कोई सीनरीज ऐसी रखी हुई है जो वॉर सीनरी टाइप की हो गई, या जिसमें आपके कोई वार इंस्ट्रूमेंट जैसे तलवार वगैरह है, बंदूकें हैं, कुछ इसके फोटो लगी हुई है, तब भी बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है। तो आई होप सुनील जी, आपको आपका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल गया होगा, और मुझे लगता है कि आपके जीवन का जो ये वैचारिक
एक द्वंद्व जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं आज रवि सरदाना जी ने आपको उसमें एक गाइडिंग एंजल बन करके आपकी हेल्प करी होगी। एक प्रश्न है मल्लिका जी का, अमृतसर की हैं। शी इज सेइंग उनके हस्बैंड को कैक्टस के प्रति बहुत प्रेम है और वैरायटी ऑफ कैक्टस ही है उनके यहाँ बिल्कुल भी और कोई प्लांट्स नहीं होते हैं। तो वो पूछ रही क्या ये मेरी लाइफ के लिए कोई खतरा तो नहीं हो सकता है, टू मच ऑफ थॉर्न्स इन माई लाइफ? तो शी इज आस्किंग। इसमें क्या है कि वास्तु में इसको मना किया गया है। अच्छा, वास्तु में 3 चीजों के लिए मना है कि वो घर के अंदर नहीं होने चाहिए। घर के बाहर आप लगा रहे हैं, इट विल वर्क। घर के अंदर नहीं होने चाहिए। एक तो कैक्टस यानी कि थ्रोनी प्लांट्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिन को तोड़ने से, पत्ती को तोड़ने से दूध निकलता है, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। और एक जो आजकल एक फैशन टाइप का आ गया जिसमें वो पेड़ टाइप का दिखाई देता है और पूरा का पूरा बेंजोई कहते हैं, वो बोनसाई, या वो नहीं होना चाहिए। बोनसाई नहीं होने चाहिए। फैशन में आ रहा है, बड़े घरों में मिल जाता है। और बरगद ये सब लोग छोटा करके रख पा रहे हैं अपने घर में। हाँ, तो सब बरगद तो बड़ा ही अच्छा है ना। उसका अगर आपको गुण चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, बरगद में तो हमारे देवताओं का वास है। सही बात है ना। तो उसको छोटा करेंगे तो नहीं चलेगा। तो बोनसाई, ये 3 चीजें घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। तीनों का अलग अलग इफेक्ट आता है। घर के बाहर आप कुछ भी करिए, मान लो कि जैसे हम लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए, तो अंदर नहीं, जो एंट्री है वहां नहीं, ये बाहर है, यहाँ पर आप कर लो, चलेगा। ये घर के अंदर नहीं होना चाहिए। अब अगर उनके छत पर है तो वो छत भी घर के अंदर ही आ गई है, टेरेस गार्डन। वो 3 चीजें कौन सी आपने बताई? एक कैक्टस, हाँ, थ्रोनी प्लांट्स कोई भी हो, कैक्टस के अलावा भी कई थ्रोनी प्लांट्स आती है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसे प्लांट जिनमें तोड़ने से दूध निकलता है, ओके, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, बोनसाई नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी तो है, जैसे अगर आप मनी प्लांट है, जैसे मनी प्लांट रख रहे हैं, उसका भी प्रॉपर प्लेस है। एक्चुअली में वास्तु में क्या है कि प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी चीज आप प्लेसमेंट आपका गलत हो जाता है तो वो आपको गलत करती है। सो राइट प्लेसमेंट आपको राइट जगह प्लेस कर देगा एंड रॉन्ग आपको रॉन्ग जगह प्लेस कर देगा। तो बजाय इसके, अब जैसे कईयों के आप देख रहे होंगे कि मनी प्लांट लगा रहता है, तो वो क्रीपर की श्रेणी में आता है जो दूसरे के सहारा लेके चढ़ रहा है। तो उसमें भी थ्योरी है कि साहब जो दूसरे का सहारा लेके चढ़ रहा है वो आपको क्या सहारा देगा। सही बात है, ठीक है। पर ऐसे भी प्लांट्स हैं, अगर आप मेरे देखें, कई मेरे रील देखें, छोटा सा रखा हुआ है जो मनी प्लांट है, इट्स गुड, क्योंकि उसमें मैंने ऐसा किया हुआ है कि वो रेंगता नहीं है, वो ऊपर बढ़ता है। उसको रेंगने की परमिशन नहीं है, ऊपर जाए। तो जितना ऊपर जाता है, आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि रेंगना नहीं, आपकी लाइफ के लिए नहीं, वो सिंबॉलिक हो जाता है ना। कई चीज, जैसे सिंबॉलिक, इस पे भी कई लोगों की बात आ सकती है कि साहब सिंबॉलिक से क्या फर्क पड़ जाता है। जो हमारे देवी देवता हैं जिनकी हमने तस्वीर लगाई हुई है, वो क्या है? सिंबॉलिक ही तो है। हम में से किसी ने भी रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को नहीं देखा। हमारे सिंबॉलिक है कि वो ऐसे हैं, हम उनको पूछते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सिंबल। ठीक है। तो वो वैसा ही इफेक्ट आपको देने लगती हैं चीजें जैसे वो होती है। ओके, तो इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी। एक प्रश्न मेरा है कि आमतौर पे अब देखेंगे तो क्योंकि आज़ादी के भी ऑलमोस्ट 75 साल हो गए हैं और भारत जो है वो वैश्विक स्तर पे भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ कोठियों का बड़ा रिवाज है, लेकिन अभी जो कोठियाँ एक वक्त में थी वो सकरी सकरी गलियों में आ गई हैं। बहुत सारी कोठियां गिराऊ हो गई हैं। अब क्या कर रहे हैं लोग, उन कोठियों की जगह उनको रेनोवेट करवाने की बजाय पूरा फिर से जीरो से उसको स्टार्ट करके या तो वो अपार्टमेंट्स में बनवा लेते हैं या तो उसको सुदृढ़ कर देते हैं, चीजों को सही कर देते हैं। आमतौर पे अब देखिए, पुराने मकान से एक तो इमोशन भी लगे रहते हैं और एक व्यक्ति के मन में डर भी रहता है कि हमारे परदादा जी ने बनवाया था 200 साल पहले, अब हम इसको तोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें कोई पितृदोष लग सकता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई ऐसा पूर्वज है जो ऊपर हमारा बैठा है उसको दुख हो रहा है। तो जब आप अपना पुरानी कोई कोठी या पुराना कोई बाबा परबाबा के जमाने का घर फिर से तोड़ करके बनवा रहे हैं, तो क्या विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये जो भावना से जुड़ा हुआ ये ज्यादा है।
ठीक है, वो हमारे परदादा ने बनवाया था, ये उनकी निशानी है, पर आज वो जर्जर अवस्था में हो चुका है, जो कि किसी के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। बिल्कुल सही बात तो है। उसको रखना कहीं से भी उचित तो नहीं है। ठीक है, अब यह है कि उसको खत्म करना है तो किस तरीके से खत्म किया जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस तरीके से हम कोई नई भूमि लेके वास्तु पूजन करते हैं, ओके, तो उसको डिमोलिश करने से पहले एक बार वहां पर फिर से वास्तु पूजन किया जाए पहले। ओके, ठीक है, अब क्या होगा कि आप हमारे सब चीज संकल्प से हम लोग जोड़ते हैं ना, तो आपने अब संकल्प क्या लिया वास्तु पूजन के समय कि हम अब इस जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको चेंज करके ऐसा करें और सभी देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद आपको चाहिए। आपने उस संकल्प के साथ वास्तु पूजन कराया। अब वो चीज अगर मन में कुछ आती भी है तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आने वाला आपके ऊपर, अदरवाइज तो आता ही नहीं है। पर फिर भी 1% भी मन में क्यों रखा जाए कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। देखो, मन को तो नहीं समझा सकते, भावनाओं को तो नहीं समझा सकते, बट यस, इस माध्यम से पॉसिबिलिटी को आप नेगेट कर देते हैं। दिस इज द प्रॉपर वे। ओके, एक प्रश्न और भी है, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, आमतौर पे लोग पूछते भी हैं, और ये प्रश्न मेरे मन में भी आया तो मैंने सोचा क्यों ना पूछे। लोग ना वास्तु को या वास्तु पे बात करना या वास्तु एक्सपर्टाइज की, सिंस वेयर वी आर सिटिंग इंपीरियल रेजिडेंसिया, दे आर नोन फॉर देयर वास्तु एंड दे से कि भाई हम वास्तु में सबसे अच्छी चीजें देते हैं। लेकिन आज के समय में लोग बहुत सारे कहते हैं कि अरे हम तो भाई जेनजी हो गए या हम तो मॉडर्न हो गए हैं, और ये वास्तु तो बहुत पुरानी चीजें हैं, कौन वास्तु के चक्कर में पड़े, हमें तो भैया स्पेस जितना मिला है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा हम उसको यूटिलाइज कर लें। तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं और पुराने पिछले आपके रिकॉर्ड्स इसी पे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि लोगों का रुझान बढ़ा है या लोगों का घटा है? और जिन लोगों को लगता है कि नहीं वास्तु का देख के क्या करेंगे, क्या एक एडवाइस करना चाहेंगे पॉजिटिव में? देखिए, वास्तु का रुझान तो बढ़ा है, इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। लोग अब समझने लग गए हैं कि ये मिथ नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है, दिस इज ए साइंस। ठीक है, अब ये साइंस में भी कौन कितना बिलीव करता है उसके ऊपर काफी निर्भर है। पर आपने जो जेन जेड और जेन वाई की बात की, अब अगर आप उनकी लाइफ में देखें इन जनरल, हम जनरल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ क्या कंफर्टेबल है, पैसा जरूर वो कमा रहे हैं, उनके रिलेशन अधिकतर आप सुनेंगे हर दूसरा रिलेशन खराब हो रहा है। ठीक है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, अनस्टेबल है ना। उनका अपने जो वर्किंग प्लेस है वहां पर भी अनरेस्ट टाइप का ही रहता है, तो लाइफ में शांति तो है ही नहीं। सही बात है, चीजों को बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, शोर में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, शोर में तो वैसे कुछ नहीं मिलना उनको। तो आप देखिए, आपके आसपास भी आप नजर दौड़ाइए, कितने ज्यादा केसेस बढ़ने लग गए हैं डाइवोर्स के। कारण क्या है कि हम इन चीजों को भूलते चले जा रहे हैं, या हम भूलते नहीं चले जा रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सही बात है। वही हर वो चीज जो वास्तु के अनुसार बनी होती है, क्योंकि हर देवी देवता, हर स्थान आपको देने के लिए बैठा है, यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है। आप किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्ट की कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं कह रहा हूं कि ये साइंस है, तो साइंस तो सबके लिए सेम है ना। सेम है। अब अगर मैं इस मग को उठा के नीचे फेंक दूंगा तो नीचे ही गिरेगा ना। आप करोगे तब भी, आप करोगे तब भी, ये फीमेल करेंगे तब भी। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर अलग अलग कास्ट के करेंगे तब भी नीचे गिरेगा, क्योंकि ये ग्रेविटी का नियम है कि वो नीचे गिरेगा। तो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला ना। लाइकवाइज वास्तु में कोई फर्क नहीं है। आप अगर मानते हैं तो चीजों में आपकी लाइफ में बदलाव आना तय है। जो मैंने शुरू में कहा, 33% गवर्न्ड बाय वास्तु। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपको असर डालने वाला है। सही बात है। ठीक है, तो यस, ये थोड़ा सा है कि जो नई जनरेशन जिसे बोलते हैं, वो लोग केवल और केवल ऊपरी दिखावे में ज्यादा है ना। बाकी जो जैसे ये जहां पर हम लोग बैठे हुए, इनके भी अधिकतर जो फ्लैट्स बनने की कोशिश हुई है वो वास्तु कंप्लाइंट हुई है, क्योंकि यहाँ का भी एनर्जी चेक जब शुरू एक फावड़ा भी नहीं लगाया गया था, उस समय इसकी एनर्जी चेक करके उनको गाइड किया गया। वाह। कि जो बने वहां पर लोग प्रॉस्पेरिटी के साथ रहे।
तो ये उन्होंने, आप सोचिए कि शुरू में अब भी एक फावड़ा भी नहीं लगा, भूमि पूजन नहीं हुआ, उससे पहले चेक पूरा करा लिया गया। और मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मेरे पे विश्वास किया उन्होंने। सही बात है। तो ये है, आप चाहे कहीं पर भी रहते हो वर्ल्ड के किसी कोने में, जैसे अभी मैंने अपने 1-2 रीलों में बताया, मैं इजिप्ट होके आया। वहां पर जाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि वहां पिरामिड्स में विजिट करके वहां की एनर्जी में सोक करना चाहता था, जो कि मेरे जो गुरु, जिनसे पहले सबसे पहले वास्तु मैंने सीखा, डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, उन्होंने वहां पर रिसर्च की थी। तो वास्तु वर्ल्ड वाइड मानी जाने वाली साइंस हो गई? वर्ल्ड वाइड साइंस है। यहाँ पर हम लोग वास्तु बोल देते हैं, वेस्टर्न में उसको फेंग शुई बोल देते हैं। इवन कुछ सिंगापुर और वेस्टर्न कंट्रीज में तो मेरे को यहाँ तक पता चला है कि उनके मास्टर रोल पे फेंग शुई एक्सपर्ट रहते हैं। यस, कि उनका हर चीज, आप देखिए ना कितनी प्रॉस्पेरिटी है वहां पर। प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर भी आ रही है, पर जो उस थ्योरी को मान के आगे बढ़ रहे हैं तो चीजों में फर्क आता है। और ये वेदना भी है कि जो सबसे ज्यादा शास्त्र संबद्ध एक राष्ट्र है भारत, उसके वहां पे लोगों को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, आप वास्तु चेक करवा लीजिए, आप ये दिखवा लीजिए। अब बिफोर कमिंग टू अ वास्तु एक्सपर्ट, पीपल जनरली गोज टू आर्किटेक्ट। जी ठीक, ये हमने प्रश्न जो है पहले भी करा है, बट मैं आपकी राय इस पे जानना चाहता हूँ कि अगर हम एक घर की बात कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले इंटीरियर के पास जाएं या पहले आर्किटेक्ट के पास जाएं या पहले वास्तु एक्सपर्ट के पास जाएं, या ये तीनों एक ही मिल जाते हैं? सिंस आई थिंक ये एक विद्या है, वो आर्किटेक्चर एक कला में आ जाता है, और ये साइंस और वो आर्ट है कि कम से कम स्पेस में जितना ज्यादा से ज्यादा। क्या एक्चुअल में उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई किया 6 साल, उनकी एक्सपर्टीज उसमें है। ठीक है, जो इंटीरियर वाले हैं उन्होंने पढ़ाई की इंटीरियर की। हम लोग जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, हम लोगों ने वास्तु की पढ़ाई की है, तो हैं तीनों अलग अलग। अब आपका जो प्रश्न है कि सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए, सबसे पहले वास्तु वाले के पास जाना चाहिए। ठीक है, वास्तु वाला आपको एक पहले मोटा मोटा गाइड करेगा कि भाई आपकी चीजें, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो जगह ले रहे हैं उसका यूज क्या है। क्योंकि हर धरती पे उस हिस्से पे हर काम हो पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि धरती का अपना गुण होता है, रजस, सतव, तमस, ये तीनों गुण धरती में भी पाए जाते हैं। अब अगर आप वहां पर मान लो कि फैक्ट्री लगाने जा रहे हो और वहां की जो भूमि है उसका जो गुण है वो तमस है, फैक्ट्री वहां पनपेगी ही नहीं। सही बात है। ठीक है, आप कॉलेज बनाने जा रहे हो, यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हो, वहां का आपका गुण है रजस, आप देखिए कि वहां पर हमेशा झगड़े ही होते रहेंगे, क्योंकि वहां पर सतत भूमि चाहिए। सही बात है। तो सबसे पहला रोल आ जाता है वास्तु वाले का। एनर्जी चेक कर ली, एनर्जी अगर इम्बैलेंस है, ठीक करी जा सकती है, उसको ठीक कर दी, अब आगे बढ़ो। अब दूसरा रोल आ जाता है आपका आर्किटेक्ट का, जो बहुत अच्छे, जो आजकल इन चीजों को अच्छे से मान रहे हैं, वो क्या करते हैं, फिर आर्किटेक्ट और वास्तु वाले जो एक्सपर्ट है उन दोनों को मिला देते हैं कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप लोग देख लो कैसे क्या चलना है, मेरे को ये चीजें चाहिए। अब वो अपनी एक्सपर्टीज लगाते हैं, वास्तु वाला अपनी चीजों के हिसाब से कि भाई ये चीज यहाँ पॉसिबल है, यहाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ कर सकते हैं। अब जब दोनों के मिलने से चीजें बनती हैं तो वो एक सही मैप आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद रोल आ जाता है इंटीरियर डिजाइनर का। इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, कौन सी चीज कहां पर सुंदरता बढ़ाने का काम है ना, पर वहां पर आपका मेन रोल आ जाता है कलर्स का, ओके, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। तो आपका जो वास्तु वाला है वो शुरू से लेके आपके गृह प्रवेश तक साथ में रहता है, बाकी लोग आते रहते हैं और उसके बाद निकलते, अपना अपना काम हो करके वो चला जाता ये रहता है। डेफिनेटली, दिस इज द प्रॉपर वे। इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ लैंड, केवल एक प्लेन लैंड ले रहे हैं, और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्री लैंड्स में, मतलब वो दौर फिर से वापस आ रहा है, लोग अपने अपने खेत एंड फार्म्स डेवलप कर रहे हैं। तो अगर हम अपना एक लैंड ले रहे हैं और या एग्री लैंड ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ वास्तु को देखना पड़ेगा, या मतलब वो तो लिया जा सकता है ऐसे भी? नहीं, हमने अभी बात की ना, लैंड की अलग क्वालिटी होती है, दैट एनर्जी। हाँ,
वहां पर वो उनको करना क्या है? अगर केवल एग्रीकल्चर करना है, इट्स ओके। एग्रीकल्चर में भी वो उपजाऊ है कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर उपजाऊपन में कमी है तो क्या वो मैनेजेबल है कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। अदरवाइज केवल उनको एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, इट्स ओके, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर उनका जैसे कि कन्वर्ट करा लेते हैं, है ना, लैंड यूज कन्वर्ट करा के वहां पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी बनती हैं, फैक्ट्रीज भी बनती हैं, कॉलेज भी बनते हैं, गोडाउन भी बनते हैं। अब ये देखना होता है कि उनको करना क्या है, उस हिसाब से वो लैंड सुइटेबल है कि नहीं। और अगर आज की डेट में सुटेबल नहीं है तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उसको सुटेबल बना लिया जाए। तो ये लैंड खरीदते समय इन चीजों की बहुत जरूरत होती है। सबसे बड़ी चीज होती है एनर्जी। आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव नहीं है, जैसे हमारे पास जो स्कैनर्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जमीन के 100 फीट अंदर तक कुछ अगर गलत है उसको स्कैन करके बता देते। अरे वाह। ठीक है, अब मान लो कि जैसे ये बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, इस बिल्डिंग में कम से कम 300-400 करोड़ रुपए लग जाएगा। पर अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ है, उसका इफेक्ट तो बिल्डिंग पे भी आएगा, और फिर बिल्डिंग अगर बन भी जाएगी तो रेजिडेंट पे भी आएगा। तो हम किसी के लिए क्यों कुछ गलत होने दें? अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको क्यों ना पहले दिन से खत्म कर। सही बात है। तो वो स्कैनर एग्जैक्ट लोकेट कर देता है कि कहां पर प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कैसी होती है? नॉर्मली पुराने समय में जैसे खेत वेत में होते हैं, कोई जानवर वगैरह की डेथ वगैरह हो जाती थी तो वहीं खेतों में गाड़ दिया जाता था। हाँ। है ना, तो वो चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको निकाल के वहां से हटा दिया गया, वो लोकेट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से लैंड खरीदते समय इन चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। एक प्रश्न और है मेरा यहाँ पे, ये अभी स्नेहा जी का एक मैसेज है और उन्होंने टेक्स्ट किया था, तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रश्न ये है कि उनके घर में बहुत सारे उनके पितरों की तस्वीरें हैं, टू मेनी पिक्चर्स, लाइक करीब 6-7 पीढ़ी पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ हैंड पेंटेड तस्वीरें भी हैं। तो क्या बहुत सारी तस्वीरों का पितरों के की जो होती है वो घरों में रखना चाहिए? वास्तु दोष उत्पन्न तो नहीं करता है? मतलब प्रॉपर प्लेस पे अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। और पितरों की जो फोटो का स्थान है वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट। ठीक है, वहां पर है तो नहीं। जैसे कई लोग कुछ गलती ये कर देते हैं कि जो मंदिर होता है उसमें पितरों की फोटो रख देते हैं, वहां पर बहुत बड़ा क्रॉस लगा दीजिए, मंदिर में पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर हाँ आपको रखनी है, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। प्लस पितरों की फोटो को पूजा नहीं जाता, अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, धूप बत्ती नहीं जलाई जाती, और मतलब माला जिसे हम बोलते हैं ना, डेली फूल चढ़ाना, वो सब उसमें वो नहीं होता। उसको पूजित ना करें, एनर्जीज एक्टिवेट ना करें। ओके, ये ध्यान रख के आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है कि क्योंकि घर सिमटते चले जा रहे हैं, जगह छोटी होती चली जा रही है, जिनके यहाँ बड़े घर हैं, पॉसिबल है वो करने, बाकी उस हिसाब से चीजें को मैनेज कर। साउथ वेस्ट इज द प्लेस फॉर पितरों की फोटो की तस्वीरों के लिए। आई थिंक ये एक बहुत मतलब यूनिक और बहुत ही सही बात है जो आचार्य जी ने हमको यहाँ पर बताई। 2026 की बात पे करते हैं, क्योंकि अभी वी आर कमिंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ आवर दिस कॉन्वर्सेशन। इट वाज एन अमेजिंग टॉकिंग टू यू। 2026 रियल स्टेट की बात करी हमने, और आपने बताया कि भाई राजा बना देगा, सूर्य का साल है, सूर्य उपासक, और जितने भी लोग सूर्य की उपासना कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं सूर्य स्ट्रांग है उनका, नंबर 1 है ना, दे कैन कम नंबर 1। 2026 में अपना घर बन जाए जी, अगर मान लीजिए नहीं भी सोचा है तो भी अपना एक घर बन जाए, होना चाहिए, है ना। वो जो रोटी कपड़ा और मकान सबसे लास्ट उसमें बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व की निगाह उत्तर प्रदेश में है, पूरे विश्व का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में है, बहुत बढ़ रहा है। जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो वृंदावन योजना जो एरिया भी है, और जो शहीद पथ जो पूरा है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, यहाँ पे संभावनाएं हैं, सारी टेक्नोलॉजीज, मॉल्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर है। क्या अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि इस एरिया में हमारा भी एक घर हो पाए? और अगर 2026 में लोग चाह रहे हैं कि अभी बहुत हो गए, मैंने जीवन कितने साल बिता दिए, ये सपना पूरा करना ही है, कुछ टिप्स दे दीजिए उनको कि इससे आपको घर मिल सकता है, जिससे उनको घर मिल जाए।
एक दो चीजें कर ले, बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगा। अभी जैसे वो चाहे अपने घर में रह रहे हो, पेरेंटल घर में रह रहे हो, या रेंटेड घर में, क्योंकि एक ये बड़ा प्रश्न आता है कि साहब रेंटेड हाउस है तो उसमें हम लोग वास्तु कैसे करें। मेरी आधी जिंदगी रेंटेड हाउस में ही बीती है, पर मैं जब भी दूसरे घर में जाता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बैंकर का रहा, तो हर 1-1.5 साल बाद ट्रांसफर हो जाता था। बैंक से मेरे को क्वार्टर मिलता था, क्वार्टर में जाने से पहले मैं वास्तु करके जाता था, और मैंने बहुत ग्रो किया है, नो डाउट। ठीक है, तो घर रेंटेड है, जिंदगी तो आपकी अपनी है ना। सही बात है। व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज। तो एक काम ये कर सकते हैं, अपने घर के वेस्ट में अमेजोन पे चले जाएंगे, वहां पर विलेज सीनरी मिल जाती है। ओके। अगर कोई मुझसे अगर चाहेगा, अगर मेरा किसी के पास कॉन्टेक्ट नंबर है, वो मांगेगा तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि अमेजोन का मेरा नहीं है, वो शेयर कर दूंगा। वो सीनरी मंगा के वेस्ट में अगेन उसका जो बॉर्डर है ब्लैक होना चाहिए, उसको 7 फीट की हाइट पे लगा दे। ठीक है। बहुत ज्यादा संभावना है 26 में उनका घर बनेगा, बन जाएगा। पर हर चीज में ना आपकी फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोच के लगाएंगे कि देखो कहा था उन्होंने, लगा के देख लेते हैं, नहीं हो पाएगा। ये जज करने की चीज नहीं, ये फेथ की चीज है। मैनिफेस्टेशन शुड स्ट्रांग, कि अब तो बन ही गया, बताया गया, बन ही गया। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी कोशिश क्या रही कि हम केवल उन तक पॉजिटिव बातें पहुंचाए, जिससे कि उनकी लाइफ ज्यादा एनलाइटमेंट हो, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आए। ये भी उसी का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा, अपने घर के नॉर्थ को वो स्ट्रॉन्ग कर ले। नॉर्थ की हमने पहले भी बात की थी। अब क्या होगा, अपॉर्चुनिटी उनके पास आएंगी। घर खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। तो ये 2 चीजें करने से उनका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। और अगर फिर भी लगता है कि कुछ और कर ले, ठीक है, तो जो रिंग फिंगर है, इसमें सोने की अंगूठी पहन ले। रिंग फिंगर कुछ ना कर, इतना कर ले, उसके बाद आपको मैसेज डाल दें कि साहब उनका घर बन गया। अरे बिल्कुल। एंड इफ दे वांट टू कनेक्ट विद यू, वेयर कैन दे कनेक्ट विद यू? मैं लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ। आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से मेरा पेज है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह लोगों का प्यार मिलता है। प्लस मेरा मोबाइल नंबर है ना, आप उसको नोट कर सकते हैं, 9559673555। इसको आप नोट कर लें। कुछ आपको गाइडेंस चाहिए आप ले सकते हैं, पेड सर्विस भी ले सकते हैं। ये जो अभी हम लोगों ने जितनी बात की, इससे रिलेटेड कुछ बात पूछना चाहे, आप मेरे को डीएम करें, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका रिप्लाई मिलेगा। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड आपने आज जो वास्तु कास्ट हमारा ये जो शो है, इसको और भी ज्यादा वैल्यूज और दिशाओं से भर दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाला ये जो 2026 है, ये आपका घर जरूर लेकर के आएगा। एंड डेफिनेटली व्हेन वी से इंपीरियल रेजिडेंसिया प्रेजेंट्स वास्तु कास्ट, देन आई मीन कि वास्तु की अगर बात होती है तो इंपीरियल रेजिडेंसिया इज द प्लेस जो हमेशा आपके लिए एक परफेक्ट वास्तु ये लेकर के आता है। और इनकी कोशिश रहती है कि ना सिर्फ वास्तु बल्कि खूब सारी वैल्यूज आपकी लाइफ में, आपकी फैमिलीज में आए, और जिस ड्रीम होम का आप सपना देखते हैं उसको पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी यहाँ पर आने के लिए। एंड आई होप कि हमारे शो को आगे भी आपका गाइडेंस जो है वो मिलता रहे। इट्स माई प्लेजर। आपसे जुड़ने के लिए और सभी श्रोताओं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।